हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मनोज राणा, वेलकम टू ईएल अकेडमी। ये जो सीरीज़ मैंने शुरू करी है बेटा, ये है क्लॉ सीरीज़। हम वहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी मार्क्स हम वहाँ पर ग्रैब कर सकें, जितने फास्ट कर सकें, तो इसीलिए ये वाला नाम जो है वो स्ट्राइक किया और मैंने यहाँ पर क्लॉ सीरीज़ जो है वो इसे नाम दिया बेटा। इसमें हम बहुत छोटे-छोटे से टॉपिक्स लेंगे और ये जो छोटे-छोटे टॉपिक होंगे, ये हमें वहाँ पर कंप्लीट रिवीज़न जो भी हम चैप्टर की करने वाले हैं, उसमें हेल्प करेंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, उनको वहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम सारे मेथड्स करेंगे जो भी वहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स। ग्राफिकल अप्रोच है हमारे पास, वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी हैव एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम ये चारों जो हमारे पास अलग-अलग मेथड्स हैं, हम 2 इक्वेशंस लेंगे, उन 2 इक्वेशंस को वहाँ पर इन चारों मेथड से अलग-अलग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी को सॉल्व करते-करते मैं आपको ये चारों मेथड जो हैं, जितनी डिटेल में हो सकते हैं, उतनी डिटेल में समझाऊँगा, जिससे कि हमारे पूरे चैप्टर की वहाँ पर एक तरह से एक फास्ट रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटा जी हमारा ग्राफिकल मेथड, जो हमें इक्वेशंस वहाँ पर क्वेश्चन में दी होंगी वो हैं हमारे पास 5x + 2y = 9, 2x + 3y = 8। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम वहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं बोर्ड में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, आप यहाँ पर गिवन इक्वेशंस को लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, और अगर आप इनको इस तरह से नहीं लिखना चाहते, क्यों नहीं लिखना चाहते? जैसे हमारे पास कई बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बाकी जो भी हमारे पास जैसे एलिमिनेशन मेथड है, उसमें हमारे को ये प्रॉपर उस वे में नहीं दिया होता जिस वे में हमें चाहिए होता है बेटा। तो ऐसे में हम लिखते हैं गिवन इक्वेशंस कैन बी री रिटन एज। लेकिन हम हमेशा ये वाली 2 इक्वेशंस जो हैं वो शुरुआत में मेंशन ज़रूर करते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर किया है गिवन इक्वेशंस आर, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम शीट में जो भी आपके पास इक्वेशंस होंगी, उनको या तो अपने वे में थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके या फिर सेम टू सेम जैसा आपको दिया हुआ है, वैसे नोट ज़रूर करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। क्यों हम नोट करेंगे? क्योंकि हमें वहाँ पर इन्हें बाद में रेफ़रेंस देने की ज़रूरत होगी। तो हमें यहाँ पर पहले से इसको इक्वेशन नंबर जो है वो देना होगा। अब यहाँ पर जो हम ग्राफिकल अप्रोच ले रहे हैं बेटा, इसमें हमें एक-एक करके ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो अलग-अलग सॉल्व करनी होंगी और कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो वो हम कैसे करते हैं? यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर ये पहली इक्वेशन दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग 1, और सॉल्विंग 1 फॉर व्हाट? x और y। या तो हम x के लिए इसको सॉल्व करते हैं या फिर y के लिए। मैं यहाँ पर y के लिए करता हूँ, और बेहतर ये रहता है बेटा ज़्यादातर केसेस के अंदर कि हम इसे उसके लिए सॉल्व करें जिसका कॉफिशिएंट इवन हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इवन कॉफिशिएंट होता है तो हमें जो है वो डिवीज़न जो होती है वो थोड़ी-सी ईज़ी पड़ती है बेटा वहाँ पर। तो सॉल्विंग 1 फॉर y, अगर हम y के लिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। सबसे पहले हमें 2y ये जो है ये लेफ्ट में रखना होगा। तो हमारे पास 2y जो है वो लेफ्ट में अगर आ जाएगा तो राइट में हमारे पास 9 तो है ही। ये जो 5x है ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5x। और इसी को अगर मान लो हम y के लिए सॉल्व करेंगे आगे, तो ये जो 2 होगा ये हमारा 9 माइनस 5x अपॉन 2, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केसेस में तो हमारे पास जो एक वैल्यू है वो कम से कम हम 0 ले लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। 0 लेना सबसे ईजी रहता है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि आपके पास y की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल आ जाएगी, तो आप 0 ना लें। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना जो होता है वो इतना ईजी नहीं होता। 9/2 जो है ये 4.5 होगा। इसे आप बहुत ईजिली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्राफिकल होते हैं हमारे पास, जो ग्राफ मिलेगा हमें बेटा, उसके अंदर जो है वो हमेशा 10 डिवीज़न की लाइन जो है वो तो डार्क होती होती है, साथ में एक जो है 5 डिवीज़न वाली लाइन भी अलग से होती है। तो हम बहुत ईजिली वो भी प्लॉट कर लेते हैं।
तो इस केस के अंदर आप ये चीज़ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर नहीं लेना चाहते तो हम यहाँ पर और कोई ऐसी वैल्यू वहाँ पर चूज़ कर लेंगे जिसमें हमारे पास जो है वैल्यू यहाँ पर होल नंबर आ जाए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5 और यहाँ पर 1 अपॉन 2, यानी 9 माइनस 5 अपॉन 2। 9 माइनस 5 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो हमारे पास ये वैल्यू एक हमारे पास x की 1 के लिए y की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर मान लो हम यहाँ पर जो है वो कोई दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू -1, हमारे पास y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, वो हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा इसे तो 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू -1 के लिए यहाँ पर y की वैल्यू 7 आ गई। और दो वैल्यूज़ अगर आप परफेक्टली निकाल लेते हैं तो आपको तीसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। अब जो है वो हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम स्पेस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले सकें। अब जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, अब जो है वो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग 2x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, y के लिए भी, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं अभी y ले लेता हूं यहाँ पर, जबकि उसमें हमारे पास ऑड कॉफिशिएंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर ये ले सकते हैं। तो अब जो है वो, क्योंकि मैं एक बार आपको दिखा ही चुका हूँ कि कैसे मेथड होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो हम देखेंगे तो ये 2x उधर चला जाएगा, 8 माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो 3 कॉफिशिएंट है ये हमारे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू, अब जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 0 लेने पे क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आप यहाँ पर 0 वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3। अब 8 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारे पास 2.67 आ जाएगा। इनफैक्ट अगर हम रियलिटी में वैसे अगर डिवाइड करें तो 2.666666 आता है, जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक रफ वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि हमारे ग्राफ को वहाँ पर ख़राब कर सकती है। तो ऐसे में हम हमेशा बचते हैं, हम हमेशा उस वैल्यू को वहाँ पर चूज़ करते हैं जो वैल्यू हमारे लिए एक होल नंबर या फिर कोई ऐसा इजी फ्रैक्शन दे जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं -2 पुट करता हूँ फॉर x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 8 माइनस 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 प्लस 4 अपॉन 3, ये 12/3 ये हमारे को दे देगा यहाँ पर 4। अब इसी तरीके से एक वैल्यू जो है और ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मान लो हम वैल्यू लेते हैं इसके अंदर 4, तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 8 माइनस 2 4 अपॉन 3 आ जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर 0 आ जाएगा क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, तो 8 माइनस 8 अपॉन 3 जो कि मुझे फाइनली देगा 0। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए हैं, तो थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं और वो वाले सॉल्यूशन सेट जो हैं उनको हम वहाँ पर एक बॉक्स फॉर्म में, जैसा कि जनरली किया जाता है वैसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो भी अलग अलग सॉल्यूशन सेट आए हैं उनको यहाँ पर नोट करते हैं। Hence, for equation 1 we have, और यहाँ पर हमारे पास x और y का जो सॉल्यूशन सेट है वो हम ले लेते हैं। x और y का हमारे पास सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू है 2 1 2, और जो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो है -1 7। तो ये हमारे पास -1
और ये हमारे पास है 7। एंड फॉर इक्वेशन 2 वी हैव, इधर जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट x और y का अगर हम देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -2 के लिए इसकी वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 4 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम बता देते हैं। नाउ वी प्लॉट A1,2, B-1,7। इसको हम अलग कोई नाम दे देते हैं, जैसे ये ए बी है तो चाहो तो सी डी दे दो, चाहो जो है वो बिल्कुल हटके जैसे मैं पी और क्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पर पी जो है वो -2,4 कर देता हूँ एंड क्यू 4,0। तो ये हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे और जब हम प्लॉट कर लेंगे उसके बाद हमें लाइन चाहिए होंगी। देन वी join AB and PQ to get the lines। यहाँ पर सिर्फ लाइन सेगमेंट ही नहीं बल्कि हमने पूरा दोनों को वहाँ पर एक्सटेंड कर देना है ताकि हमें लाइंस मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे को लाइन की वहाँ ज़रूरत ही हो सकता है इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएं और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो इंटरसेक्शन हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों को एक्सटेंड करते हैं बेटा, ताकि हम उस पॉइंट तक पहुंच सके जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि वो ही हमें वहां पर सॉल्यूशन देता है। तो अब इस शीट से चलते हैं ग्राफ शीट पर। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे को ये ग्राफ पे 4 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करना है। ए जो है वो हमारा है 1 2 और हम जानते हैं बेटा जी 1 2 जो है वो हमारा x पे 1 और y पर 2, ये जो है ये हमारा 1 2 होता है। फिर हमारे पास b जो है वो हमने प्लेस करना है -1 7 पे, तो हमने x पे -1 देखना है, यहाँ पर हमने ये 7 देखना है, ऊपर हमारे पास 7 यहाँ पर आ गया, ये हमने प्लेस कर दिया। जो p है वो -2 4 है, तो p जो है वो हमारे पास -2x पे और 4 पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा। और इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ पॉइंट है 4 0 वो हमारे पास x एक्सिस पे 4 पे होगा यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए जो हमने प्लेस करने हैं। अब जस्ट हमने लाइन बनानी है। तो लाइन जो है वो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ए पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, बी पॉइंट जो है वो हमने -1 7 जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है, पी पॉइंट हमारा ये -2 4 ये रहा और 4 0 जो है वो हमारे पास ये रहा। तो ये ध्यान में रखते हुए हम जो है इन लाइंस को बनाते हैं। ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड लाइन आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो P और Q है इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये P और ये हमारे पास Q है, और इसे जो है वो भी अगर हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा जी कि P और Q को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्लियरली इंटरसेक्शन जो है वो हमें मिल रहा है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनफैक्ट हमारा पॉइंट A ही है। A जो पॉइंट है हमारा वो 1 2 है, इसका मतलब जो हमारे पास दो लाइंस हैं वो 1,2 पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और बेटा जी जैसा कि अब आपने ग्राफ पे देख ही लिया है कि हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारा 1,2 पे, तो हम यहाँ पर ये बता देंगे सिंस lines AB and PQ intersect at 1,2, ये 1,2 पर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर of linear equations is x is equal to 1
एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है बेटा कि अगर आपको ग्राफिकल कभी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए आता है तो आप वहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से दे सकते हैं। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं और आपको जो है वो ओरल कैलकुलेशन जो है वो आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, तो सिर्फ फ़र्क इतना आता है बेटा कि हमने जो यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस निकाले हैं ये वाले, इन सॉल्यूशंस की हमारे को ज़रूरत फिर बाद में पढ़नी ख़त्म हो जाती है। हम स्ट्रेट अवे वहाँ पर जो बॉक्स है वो वाला बॉक्स जो है वो बनाकर दे देते हैं, यानी हम जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट एक्स और वाई का इस फॉर्म में दे देते हैं, बजाय कि हम उसको निकालें। तो अगर आपकी कैलकुलेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप जो है वो ओरल कैलकुलेट करके या फिर किसी रफ पेपर पे आप कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, तो आप जस्ट बॉक्स बना देंगे वो भी चलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ये जो है ये भी फास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है काफ़ी स्लो मेथड है, इसमें जो है वो मैंने एक एक वैल्यू पुट करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अगर आप अपने आप करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जस्ट वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर दिखने लग जाएगा। तो ये जो है ये वाले स्टेप जस्ट वहाँ पर इसको लेंथन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करेंगे और सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, जिससे आपका टाइम जो है इसमें भी बच जाएगा। तो ये आपके कंफर्ट के ऊपर है बेटा जी कि आप कितने कंफर्टेबल हैं कैलकुलेशंस में, उस हिसाब से आप अपना मेथड जो है इसमें से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक परफेक्ट मेथड है, इसमें आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं पर कटने के कोई चांस नहीं बचे। होपफुली बेटा जी आपको ग्राफिकल मेथड जो है वो समझ में आया होगा। अब जो है वो हम सेकंड मेथड जो है वो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी हम जो हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होता है स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो हमेशा आपकी जो गिवन इक्वेशंस होती हैं उनको नोट करने का होता है। तो यहाँ पर जो है वो गिवन इक्वेशंस हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, और दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हम नोट कर लेंगे। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इन्हें जो है वो यहाँ पर रेफरेंस लेबल जो है वो दे देंगे हम। ये हमारे इक्वेशन नंबर हो गए। कोई सी भी एक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने ग्राफिकल मेथड में भी किया है, तो आप अब जानते ही होंगे। कोई सी एक इक्वेशन जो है जस्ट आपने सॉल्व करनी है। अगर मान लो हम जैसे y की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्विंग 1 फॉर y वी गेट, अब यहाँ पर हम y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये x ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5x। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉफिशिएंट है y का वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 9 माइनस 5x अपॉन 2। यहाँ पर इसे जो है इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम, और ये वैल्यू जो है इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन तो आपने सॉल्व की है अभी, तो जो भी दूसरी इक्वेशन है आपने अगर सेकंड को सॉल्व किया है तो इसको उठाकर आपने फर्स्ट में पुट कर देना है। अगर आपने फर्स्ट को सॉल्व किया है तो इस वैल्यू को आपने सेकंड में पुट कर देना है। तो अब जो है इसको पुट करते हैं, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग जो भी आप लिखना चाहें। पुटिंग दिस वैल्यू 2। अब यहाँ पर जो है वो इस वैल्यू को अगर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास 2x, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। जो हमारे पास 3y है उसमें 3 और y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास 9 माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल्स 8। अब हमने जस्ट इसे सॉल्व करते जाना है। तो जैसा कि हम जूनियर क्लासेस के अंदर करते आ रहे हैं, हम एलसीएम जो है वो एलसीएम लेंगे और उसके बाद जो भी हमारे पास 3 है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, वही स्टेप हमने यहाँ पर लेने हैं बेटा। तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है इक्वल्स 8। अगर आप एलसीएम जो है वो नहीं लेना चाहते और एलसीएम आपको थोड़ा सा, जैसे कि मुझे लगता है हमेशा एक बोरिंग सा कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर एक मेथड है बेटा जी कि हमारे पास जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं ना, उनका एलसीएम जो भी आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर जैसे सिर्फ एक अकेला 2 है, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में चेंज नहीं आएगा। तो ये 27 माइनस 15x जैसा है ये वैसा ही रहेगा। और 2 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 16। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये भूल जाएंगे कि आपने राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है तो आपकी इक्वेशन चेंज हो गई इसका मतलब। और इक्वेशन चेंज कभी भी नहीं करते, इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो ये आ गया आपके पास। अब जो है वो x वाली वैल्यूज को एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट है उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 4x माइनस 15x अगर हम करते हैं तो हमारे पास माइनस 11x आ जाता है। 27 को अगर मैं वहां पर लेकर जाऊंगा तो हमारे पास जो है 16 माइनस 27 हो जाएगा, 16 माइनस 27, जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी माइनस 11। ये आ गई। अब अगर मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहूँगा तो x की वैल्यू जो भी इसका कॉफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो माइनस 11 अपॉन माइनस 11, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास एक वैल्यू है वो आ गई है, इस वैल्यू को हमने जो है वो दूसरी वैल्यू के लिए यूज़ करना है। और जनरली हमेशा आपकी जो थर्ड इक्वेशन होगी इस केस में वो आपकी हेल्प करेगी दूसरी वैल्यू निकालने। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो फिर से मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ और थर्ड इक्वेशन जो है उस तक हम स्क्रीन को ले जाते हैं। अब जो है इसमें हम लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन 3। अब 3 में अगर मान लो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y आएगा इक्वल्स में 9 माइनस 5 और x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1 अपॉन 2। तो हमारे पास 9 माइनस 5 अपॉन 2 आ गया, यानी 4/2 यानी 2। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी बेटा जी। हैंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा जो भी हमारी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और अगर आपको याद हो बेटा जी तो ग्राफिकल में भी यही आया था हमारे पास। जब तक कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो सेम रहेंगी तब तक सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, जस्ट हमारा मेथड जो है वो हम अलग अलग, जो भी मेथड हमें वहाँ से कहा जाएगा, जो भी हमारे क्वेश्चन में आएगा वो हम यूज़ करेंगे। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया बेटा जी। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, उनमें से हमने एक ली, मैंने इसमें फर्स्ट ली, उसको सॉल्व किया। सॉल्व जो है ऑब्वियस है वो पूरा तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसमें y की वैल्यू x के टर्म्स में मैंने निकाल ली। यहाँ पर मैंने उसको एक रेफरेंस लेबल दिया और उसके बाद मैंने जो बची हुई इक्वेशन थी जो मैंने अभी सॉल्व नहीं की है, यानी इस केस में सेकंड इक्वेशन मेरी, उसमें y की वैल्यू को पुट कर दिया। ये 2x था, ये 3 था और y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट उसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने की कोई भी यहाँ पर ऐसी टेक्निक नहीं है जो आप नहीं जानते। जस्ट मैंने यहाँ पर जो है वो एलसीएम की जगह 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता हुआ 8 को 16 बना देगा। तो ये आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पर कोई चेंज आए। उसके बाद आप सॉल्व करते जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने वो x की वैल्यू जो है उसे पुट कर देना है अपनी थर्ड इक्वेशन में, जो आपको y और x का डायरेक्ट रिलेशन दे रही है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू पुट करने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, सेकेंड में पुट करेंगे तब भी यही आएगा, थर्ड में सिर्फ इतना है कि अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा स्ट्रेट अवे आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट या सेकंड में करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई चेंज आने वाला है, आंसर आपका यही आएगा, लेकिन उसके अंदर थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे हमारे। तो इसी के साथ बेटा जी ये वाला मेथड ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम आ गए हैं बेटा जी एलिमिनेशन मेथड पे। सेम 2 हमारी इक्वेशंस जो हैं उनको लेकर
और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि अगर सॉल्व करना है बेटा जी, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप दोनों इक्वेशंस को नोट करें, जिस वे में भी आप वहाँ पर चाहते हैं। और ये जो हमारे पास वे है, ये वे परफेक्ट है हमारे एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से हम ले लेते हैं जैसे कि हमें दिया हुआ है, उसे हमने वहाँ पर रेफरेंस जो है वो लेबल दे दिया है 1 और 2। अब जो हमारे पास है, इन इक्वेशंस का हमने क्या करना है उसकी बात करते हैं बेटा। एलिमिनेशन मेथड जो है वो, जैसा कि नाम ही वहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, एलिमिनेट करने का मेथड है। यानी यहाँ पर हम x या y एक टर्म जो है उसको वहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। वो जो एलिमिनेशन है वो होगा कैसे, अब जरा उसकी बात करें। उसके लिए ज़रूरी है बेटा जी कि हमारे पास जो भी x का कॉफिशिएंट हो दोनों इक्वेशन में, या y का कॉफिशिएंट हो, वो दोनों इक्वेशन में सेम हो। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से एलसीएम पे जाना होता है इनके कॉफिशिएंट्स के। तो अगर मान लो मैं इस वक्त y को टारगेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि y को मैं एलिमिनेट कर दूँ, तो y के कॉफिशिएंट्स के बारे में मुझे सोचना होगा जो कि हैं 2 और 3। अब जो हमारे पास ये 2 और 3 कॉफिशिएंट्स हैं, इनका मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनके एलसीएम के बारे में सोचूंगा। एक जो है वो रैंडम मेथड है, उसमें जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3 से, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अच्छा मेथड है वो ये है कि आप एलसीएम के बारे में सोचे ज़रूर। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट ही मिलेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मान लो आपके पास एक 2 है और एक 4 है, तो अगर 2 और 4 होता तो हमारे पास 4 एलसीएम आने के कारण हमें एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता। तो ऐसे में हमारे पास कई बार जो है वो हमारी हेल्प हो जाती है और कई बार हम बड़े नंबर से बच जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होता है, यानी 6। तो अब हमने दोनों को 6 बनाना है। दोनों को 6 बनाना है तो एक एक करके सोचते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मान लो 2 को हमने 6 बनाना है और बनाने की हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो हम वहाँ पर किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो ऑब्वियस है 3 से। तो हमारे पास नंबर जो 3 आ गया है उससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक स्टेप करके करते हैं। सबसे पहले इतना ही कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1/3। अब अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा 15x, प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6y, और यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। और ये ध्यान रखना बेटा, ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप राइट हैंड साइड को वो ना करें जो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी इक्वेशन जो है वो सेम नहीं रहती। ये हमारे पास, हम इसे थर्ड जो है वो इक्वेशन ले लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन का सोचते हैं कि हम y के कॉफिशिएंट को यहाँ पर 6 कैसे बनाएं। तो 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4x, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया 6y इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 16। अब ये जो है ये हमारे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उनसे दूर हो जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अब हमारा कोई मतलब नहीं। जब एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास न्यू इक्वेशंस आ जाती हैं तो हमारे लिए जस्ट न्यू इक्वेशंस जो हैं वो वैल्यूएबल हैं, जो इससे पहले वाली इक्वेशंस हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेटा, जो भी हमने वहाँ पर वेरिएबल एलिमिनेट करने का डिसाइड किया था, जैसे कि हमने y किया था, तो हम इनके साइन देखेंगे। अगर दोनों के साइन जो हैं वो सेम हैं, दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होती है। और अगर दोनों के साइन जो हैं वो ऑपोजिट हैं, एक का प्लस है एक का माइनस है, वो किसी का भी हो सकता है, ऊपर वाले का नेगेटिव हो नीचे वाले का पॉजिटिव हो, या ऊपर वाले का पॉजिटिव हो नीचे वाले का नेगेटिव हो, मीन्स ऑपोजिट साइन होने चाहिए। अगर ऑपोजिट साइन है तो एडिशन होगी, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन होगी। अब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस चीज़ की होगी, वो इन्हीं इक्वेशंस की होगी जिनकी हम बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। तो अब क्योंकि सेम साइन है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग
और अगर आप कैलकुलेशन में परफेक्ट नहीं हैं तो यहाँ पर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कीजिए, क्योंकि आपने पूरी लाइफ जो है बेटा जी वो यही किया है। जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो उसके लिए कंफर्टेबल है, तो बहुत जल्दी कर लेगा। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ध्यान रखेंगे कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ पर बाय लक हम कहें कि हमारे लिए जो बड़ा वाला है वो फर्स्ट है, तो हमें जो है वो ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस करना है। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, और हमारे लिए 2 2 नहीं है, हमारे लिए सब्ट्रैक्टिंग 4 है। जो इक्वेशन है हमारे पास नीचे वाली वो हमारी 4 है, और इसे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 में से। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले x वाली टर्म्स की बात करें तो 15x में से 4x, ये अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 11x आता है। 6y में से 6y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कुछ भी नहीं बचेगा। तो 15x में से 4x को अगर हमने किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट 11x जो है वो बचा। राइट हैंड साइड में हमारे पास 27 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 बचेगा। यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमारे को देगा 11 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स 1। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड जो है वो मेन यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी वैल्यूज़ तो आई नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, जो बाकी हमारे पास वैल्यू है, बाकी का मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू है उसको निकालने के लिए सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो अब जो है मैं आपको सारी इक्वेशन दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें जो भी आपको सबसे इजी इक्वेशन लगे उसमें आप इसको पुट कर दीजिए। मुझे सेकंड इक्वेशन सबसे इजी लग रही है तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू इन 2। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो मुझे कह रही है 2x, तो 2x जो है 2 और x की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 3y इक्वल्स 8। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन जो है वो नोट कर ली, जस्ट मैंने x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 ले ली। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 3y की वैल्यू जो है वो 8 माइनस 2, ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा यानी 6 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये जो कॉफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, जो कि हम पहले से ही जानते थे, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा हर एक केस में। ये जो मेथड है बेटा जी एलिमिनेशन मेथड, ये बच्चों का फेवरेट मेथड होता है। ये जो है वो सबसे इजी माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और सही में अगर वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी इजी होता है। जस्ट ये जो है जिन बच्चों के लिए भी नया है, अगर मान लो वो एग्ज़ाम के पास हैं और तब देख रहे हैं तब तो ये नया नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर मान लो वो अभी ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं तब ये वाला मेथड जो है वो नया होगा। और जब वो नया होगा तो प्रैक्टिस के लिए आपको जस्ट 3-4 जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। 3-4 प्रॉब्लम्स के बाद जो है नॉर्मली बच्चे जो हैं वो इस मेथड में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं बेटा। अब हम आ गए हैं बेटा जी हमारे लास्ट मेथड की तरफ, जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारा फोर्थ मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें भी हम सेम ही इक्वेशन ले रहे हैं। अब जो मेथड होगा वो क्या होगा, जैसा कि हमेशा करते हैं हम गिवन इक्वेशन जो है वो लिखते हैं, लेकिन इसमें बेटा जी ये इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती हैं ये उस फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस कैन बी रीरिटन एज और यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
इसे जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। लेकिन इसमें जो मेथड है हमारा, इसमें ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आगे हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती इसको यूज़ करने की। ये जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मेथड होता है 10th में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 11 12th में आप आएंगे, ये मेथड जो है वो सबसे फेवरेट मेथड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा मेथड है बेटा। अभी क्योंकि हमने इसको बिल्कुल शुरुआत से करना है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि हमें यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना डायग्राम के इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इसे पहले नहीं किया हुआ और हम इसको सीखना चाह रहे हैं, तो डायग्राम जो है वो मस्ट होता है बेटा जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू सॉल्व द इक्वेशंस by cross multiplication method, we draw the diagram as, और जो डायग्राम है हमारा वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म जो है उसको देखेंगे बेटा, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपके पास वैल्यूज हैं, सबसे पहले जो आपके पास ऊपर है वो तो आप लिख दीजिए x, y और 1। तो यहाँ पर हम मान लो x लिख देते हैं, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं यहाँ पर हम, उसके बाद y लिख देते हैं और यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब जो है वो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, आपका ऑर्डर रहेगा बी सी ए बी। ये ऑर्डर आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बेटा। बी सी ए बी, तो आपने सबसे पहला नंबर जो है वो आपने यहाँ पर बी लेना है। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर 2 ले लीजिए, ये आपके पास 2 आ गया। फिर उसके बाद आपने लेना है सी, तो ये आपके पास -9 आ गया। फिर आपने लेना है ए, ये आपके पास 5 आ जाएगा। और फिर बी जो है ये आपके पास 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने जो नीचे हैं वो आपने बी सी ए भी लेने हैं। तो सबसे पहले आपके पास 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास -8 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 2 और फिर 3। तो 2 और ये हमारे पास 3। ये जो डायग्राम है ये सीखने के लिए सबसे ज़्यादा एक इजी वे है बेटा। ऐसा नहीं है, मतलब ये जो हमने 4-5 लाइनें लिखी हैं कि हमें ये 4-5 लाइनें यूज़ करनी होती हैं, लेकिन हम इन 4-5 लाइनों के बिना इसे सीख नहीं सकते। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप ये वाला सब कुछ जो है वो हटा सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसे? इस मेथड में हम सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस इस तरह से बना देते हैं, और क्योंकि ये क्रॉस हम बना रहे हैं इसीलिए इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि ये जो हम क्रॉस बना रहे हैं बिल्कुल इसी वे के अंदर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो फर्स्ट मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे होती है, सेकंड मल्टीप्लाई जो है वो नीचे से ऊपर होती है। तो अब जो है अगर मान लो हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो हमें यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या क्या देगा उसकी बात करते हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम यहाँ सिंपल लिख देते हैं देन। यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जो है वो हमारे पास x, y और 1 जो है वो न्यूमरेटर में रहेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है वो देखते हैं। 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और माइनस जो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है यानी 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -9 से। तो ये हमारा डिनोमिनेटर जो है ये है x का। फिर उसके बाद चलते हैं हम y की तरफ। यहाँ पर भी ऊपर से नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो हमारे पास -9 2 ये पहले, माइनस -8 और 5 का प्रोडक्ट बाद में, और ऊपर हमारे पास यहाँ पर y आ जाएगा। उसके बाद 5 और 3 ये पहले, -2 और 2 बाद में, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका पहला स्टेप होगा जो आपने डायग्राम के बाद जो है वो समझ के करना होगा। जब आप समझ जाएंगे
तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे टू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव, यहाँ पर सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब जो है हमें इससे ऊपर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको, क्योंकि हमें आगे लाइंस की ज़रूरत होगी, यहाँ पर ले जाते हैं। अब जो है नीचे इसको सॉल्व करना बाकी रह गया बेटा। अब जो है वहाँ पर हमारे पास क्या क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास -16 आ रहा है, -16। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस देगा हमें, और ये 27 ये आ गया। ऊपर हमारे पास x है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास -9 और 2 हमें -18 दे रहा है। माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40, और ऊपर हमारे पास y है। यहाँ पर ये 15 -4, और ऊपर हमारे पास है 1, और इसी को आगे जो है वो सॉल्व करते जाना है हमने। अब यहाँ पर हमारे पास -16 प्लस 27, ये हमारे को दे रहा है 11, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x/11। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास y/22 आ जाएगा, y/22, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1/11 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, अभी तक तो आपने नहीं किया होगा। अगर आप इस मेथड को सीख रहे हैं और अभी तक आप जो हैं वो 10th की शुरुआत में हैं, लेकिन अगर आपने ये किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती बेटा। कभी भी अगर मान लो हमारे पास इस तरह से रेशोज़ जो हैं वो 3 रेशोज़ आपस में इक्वल दी होती हैं, तो उसमें से किसी भी एक रेशो को बाकी 2 के इक्वल रखा जा सकता है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस है हमें x के साथ में कांस्टेंट रेशो चाहिए, और जब y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ में कांस्टेंट रेशो चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x/11 = 1/11, एंड जो दूसरी हमारे पास रेशो है वो y/22 = 1/11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है x अगर हमें चाहिए तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता हुआ 11/11 देगा हमें, यानी 1। और अगर हम यहाँ पर y के साथ यही करें तो y को हम यहाँ पर रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में 22 है वो ऊपर चला जाएगा, 22/11 जो हमें यहाँ पर देगा 2। तो यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, और फाइनल आंसर तो आप जानते ही हैं, हर एक जो भी मेथड है उसमें सेम ही आ रहा है हमारा। तो हमारे पास हम लिख देंगे हेंस x = 1 एंड y = 2। तो होपफुली बेटा जी आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, और आप जो है वो चारों मेथड जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, लीनियर मेथड जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होते हैं, उनको समझ पाए हों। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे वहाँ पर बताइए, और अगर वहाँ पर कोई हेल्प मेरी तरफ से हो सकेगी, कोई दूसरा वीडियो आप चाहते हो इसी टॉपिक के ऊपर या किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, तो वो वहाँ पर आप अगर मेंशन करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको वो बना कर दूंगा।